मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 19 अगस्त को हमने ब्रॉडर व्यू के अंदर चाइनीज़, इस्लामिक और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे बात की थी कि इस वक्त दुनिया में 3 सिविलाइजेशंस बुनियादी तौर पर उभरी हुई हैं। इस्लामी और चाइनीज़ सिविलाइजेशन एक तरफ है जबकि वेस्ट दूसरी तरफ है। और हमने हंटिंगटन साहब की, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इन रिसेंट हिस्ट्री, इनकी एक किताब पे बात की थी जिसका नाम था क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस, कि इसके अंदर उन्होंने 1990s में प्रेडिक्ट किया था कि चीनी और मुसलमान मिल जाएंगे वेस्ट के ख़िलाफ़, और वो दोनों जो सिविलाइजेशंस हैं मिलकर अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर लाएंगी। अब बीजेपी के एक टॉप के इंटेलेक्चुअल हैं जनाब सुब्रमण्यम स्वामी साहब, ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। इन्होंने अपने फेसबुक के पेज पर एक बात की है कि हंटिंगटन साहब की किताब में ये लिखा हुआ है उन्होंने कि हिंदू जो हैं ये वेस्ट के साथ मिल जाएंगे, और स्वामी साहब कह रहे हैं कि शायद हम उसी राह के मुसाफिर हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अच्छा, पहली बात तो ये है वैसे कि जो हिंदू तहजीब है ना, ये वेस्ट के लिए बज़ाते खुद कोई थ्रेट कभी रही ही नहीं, ना आज कोई थ्रेट है, ना हज़ारों साल से कभी थ्रेट रही है वेस्ट के लिए। वेस्ट पहले जैसे कि रोमन्स थे, उनके लिए भी कोई थ्रेट नहीं रही हिंदू तहजीब। अगर आप तारीख़ की मुसलमान सल्तनतें देखते हैं और ईसाई सल्तनतें देखते हैं तो उन्होंने हमेशा एक्सपांड किया है, वो अपने आप को एक्सपांड करती नज़र आती हैं, बढ़ाती हुई नज़र आती हैं। मुग़ल देख लें आप, हमेशा सल्तनतें बढ़ाने पे फोकस रहा इनका। तुर्क देखें आप, ओटोमन एम्पायर्स, हमेशा ये अपनी सल्तनतों की बाउंड्रीज बढ़ाते हुए नज़र आए आपको। अफ़गान वॉरियर देख लें, अफ़गान सल्तनतें जो होती थी, ये हमेशा, यानी इनकी जो भी सल्तनतें रही ना, वो एक जगह पर रुकी नहीं रही, उनकी बाउंड्रीज एक जगह पर नहीं रही, इनकी कोशिशें होती थी कि बढ़ाते रहो, इनको एक्सपांड होती हुई नज़र आती थी आपको। और तारीख़ के अंदर आप देखते हैं कि इंडिया से लेकिन जो तहजीबें उभरी हैं ना, जो भी उभरी हैं, वो कभी भी सब कॉन्टिनेंट के दायरे से बाहर नहीं निकली। यानी यहाँ पर एक उलट बात है, यहाँ पर जो भी सिविलाइजेशन रही है, जैसे गुप्ता एम्पायर देख लें आप, अशोका हो, जैन मत जो एक तहजीब थी, जैनिज़्म जिसे कहते हैं, मज़हब है बड़ा एक, इंडिया के अंदर उनके मानने वाले रहते हैं, इनकी भी बड़ी सल्तनतें थी इंडिया के अंदर, ये भी कभी सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं रहे। अच्छा, वैसे अगर आपके जहन में यह बात है कि हमेशा ये मुसलमान और हिंदू तहजीबें ही लड़ते रही हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में, तो ये गलत है। जैनिज़्म और हिंदू मत में भी बड़ी एक हिस्ट्री रही है, उनकी भी तारीखी हिस्ट्री रही है कि वो भी लड़ते रहे हैं आपस में। जैनिज़्म अलग मज़हब है, वो और हिंदू मत ये भी आपस में लड़ते रहे हैं, इनकी सल्तनतों के बीच भी एक टकराव रहा है हमेशा। तो ये जो सारी सल्तनतें जो इंडिया से उभरी है ना, आज का इंडिया, और इसमें आप पाकिस्तान मिला लें और इसमें आप मिला लें बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको मिला के, इसके अंदर से जितनी भी तहजीबें रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी इलाके के अंदर रही हैं, ये कभी बाहर नहीं गई यहाँ से। तो हंटिंगटन साहब को इतनी तो हिस्ट्री पता थी कि इंडिया से कभी भी कोई तहजीब ऐसी नहीं उभरी जो कि फैलना चाहिए हो, जिन्होंने नेवर ऐसी कोई तहजीब नहीं उभरी जो कि फैली हो। जबकि मुस्लिम वर्ल्ड देख लें, ईसाई हों, चंगेज़ खान जो मंगोलिया से चला है, ये सारी की सारी वो सल्तनतें हैं जो कि एक्सपांड हुई हैं। इवन इस्लाम से पहले जो ईरानी सिविलाइजेशन आपको मिलती है वो भी फैलती हुई नज़र आती है आपको, बड़ी बड़ी उसकी भी एक बाउंड्रीज रही हैं, यानी वो भी एक एक्सपांड हुई है। लेकिन इंडिया या हिंदू तहजीब कोई भी ले लें आप, हज़ारों साल से इस रीजन की हिस्ट्री देख लें आप, कोई एक सिविलाइजेशन ऐसी नहीं रही जो कि इस अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकली हो, यानी कि सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर ही लिमिटेड रही हैं। और उनका माइंडसेट हमेशा डिफेंसिव रहा है कि हमें बचानी है अपनी तहजीब, यहीं पे बचानी है। एग्रेसिव नहीं रहा कि हमने बढ़ानी है, ऐसा कभी नहीं रहा। एक सिविलाइजेशन बता दें जो कि इंडिया से बाहर निकलकर मिडल ईस्ट में चली गई हो या चाइना और ईरान के इलाके उसने फतह किए हो, एक बता दें, कोई एक बता दें जिसकी बाउंड्रीज यहाँ तक हो, कोई भी नहीं मिलती है। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सिविलाइजेशन बड़ी हो और इतनी बड़ी हो कि इंडिया से निकलकर ईरान और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया चली गई हो, ऐसी कोई नहीं है। उल्टा वहाँ से जो तहजीबें निकली हैं वो इंडिया तक ज़रूर आई हैं, उन्होंने इंडिया पे रूल ज़रूर किया है। जो सेंट्रल एशिया से तहजीबें निकली हैं, आज का सेंट्रल एशिया, यहाँ से निकले हैं, खिलजीज़ निकले, अफ़गानिस्तान से देख लें आप, गजनवी, गौरी, अब्दाली, ये सारे वो हैं जो यहाँ से निकल के इंडिया भी आए हैं। तो हंटिंगटन तो इतना बड़ा स्कॉलर था, वो तो ये बात जानता था
कि इंडिया के अंदर से ऐसी कोई तहजीब नहीं निकली, इसीलिए उसने कहा कि इंडिया बताते खुद कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि ये तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर, वो ये बात जानता था कि इंडिया के अंदर मुसलमान रैपिडली बढ़ रहे हैं और 2040-2050 तक शायद इंडिया के अंदर तवातुर के साथ मुसलसल मुस्लिम रूलर्स वाली हुकूमतें बनने लग जाएं, सेक्युलर हुकूमतें, लेकिन उनके ऊपर हुक्मरान जो है वो मुसलमान हो। ऐसी सिचुएशन आ सकती है अगर इस रफ्तार से इस्लाम वहाँ फैलता रहा तो। As a result, this is also natural that existing majority civilization in that part of the world, India, will resist to save itself. जो मौजूदा वहाँ पर मेजॉरिटी की सिविलाइजेशन है ना, हिंदू सिविलाइजेशन, वो रेजिस्ट करेगी इस सिविलाइजेशन को जो कि बढ़ रही है इंडिया के अंदर। और इतनी कैपेसिटी चूंकि है नहीं इसके अपने अंदर, हिंदू सिविलाइजेशन के अंदर, कि वो बताते खुद दुनिया के ऊपर कोई सुपर पावर बन के और इतना बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अमेरिका की तरह या चीन की तरह ये सुपर पावर बने, इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। उस पर कभी हम बात करेंगे। इसके अंदर बताते खुद एक डिफेक्ट्स मौजूद हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो इसको उभरने नहीं देंगी कभी भी। लिहाजा ये फितरी बात है कि ये हिंदू ग्रुप्स कोई इत्तेहाद तलाश करेंगे आलमी लेवल पर। ऐसे में वेस्ट इनका फितरी इत्तेहादी है, क्योंकि वो भी इस्लामी तहजीब को अपने लिए बजाते खुद एक थ्रेट समझता है, सिविलाइजेशन को थ्रेट समझता है, किसी इस्लामी मुल्क को नहीं, इस सिविलाइजेशन को थ्रेट समझता है, और वो अपने लिए इसको चैलेंज समझता है चीनियों के साथ साथ। तो हंटिंगटन की प्रेडिक्शन के पीछे वी थिंक कि कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एक कॉमन सेंस था। और कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। तो वो जो उसने बात कही ना कि हिंदू तहजीब वेस्ट के साथ मिल जाएगी, ये एक कॉमन सेंस है। तो इस्लामी तहजीब वाले हैरान बिल्कुल नहीं होते इस बात पे कि इंडिया के इंतहा पसंद जो हैं ये कभी वेस्ट के साथ मिल जाएंगे आगे चलकर। वो कभी भी इस पे हैरत का इजहार नहीं करते, बल्कि वेस्ट के साथ तो पहले ही मिल चुके हैं ना। अब वो फेज दाखिल हो चुका है ना, तारीख के उस फेज से हम गुजर रहे हैं कि जब वेस्ट के साथ ये तहजीब मिल चुकी है। 2014 के बाद जो सरकार आई है इंतहा पसंद हिंदुओं की, उसने इंडिया की जो एक न्यूट्रलिटी थी ना आलमी लेवल पर, इंडिया न्यूट्रल रहता था, इंडिया सबके साथ रहता था। इंडिया सोवियत यूनियन के साथ भी था, इंडिया अमेरिका के साथ भी है, इंडिया चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन, इंडिया के रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन, सबके साथ, इंडिया के यूरोपियों के साथ भी अच्छे रिलेशन। ये न्यूट्रलिटी रही है इंडिया की। इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो ये सारी बातें जानते थे, इसीलिए उन्होंने न्यूट्रलिटी पे इंडिया को रखा है कि इसके सर्वाइवल के लिए, इसको फ्लोरिश करने के लिए, इसको यानी बढ़ाने के लिए यही बात सही है, न्यूट्रल रहा जाए। लेकिन जो इंतहा पसंद आए हैं 2014 के बाद, वो न्यूट्रलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी है और वो मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर वेस्ट के साथ, यानी दे हैव टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका एंड वेस्ट। तो ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आया हुआ है। अच्छा, ये खुद नहीं हुआ, ये नेचुरल शिफ्ट नहीं था, ये फितरी कोई शिफ्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल शिफ्ट है, इसको किया गया है। और कबल अज़ वक्त, यानी वक्त से पहले ये टिल्ट वेस्ट की तरफ हुआ है, वक्त से पहले एक तब्दीली आई है। वो हम आपको बताएंगे कि वक्त से पहले कैसे इन्होंने की है। ये जो टिल्ट वेस्ट की तरफ किया गया है ना 2014 के बाद, इसके मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि हिंदुत्व की तहजीब वाले ढूंढ रहे हैं ना, वो नताइज उनको नहीं मिलेंगे। वेस्ट ने हिंदू तहजीब की देखें वो मदद नहीं की जो कि हिंदुत्व वाले उम्मीद लगा रहे थे। आप देखें, ना तो अफगानिस्तान समेत इस पूरे रीजन के अंदर इन्होंने इंडिया को कोई रोल दिलाया, नहीं दिला सके ना, बल्कि आउट हो चुका है ना इंडिया, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से आउट हो गया है। इन्होंने कोई मदद नहीं की इंडिया को रोल दिलाने के लिए, इंडिया को यहाँ ताकत दिलाने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना ही चीन के खिलाफ लड़ने के लिए ये कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। इस हिंदू तहजीब को ऊपर लाने के लिए वेस्ट कुछ नहीं कर रहा। यानी कबल अज़ वक्त लिए गए गलत फैसले हिंदुत्व वालों को और भी ज़्यादा दलदल के अंदर घसीट चुके हैं बुनियादी तौर पर। दे थॉट आफ्टर 2019 इलेक्शन दैट नाउ वी हैव 2/3 मेजोरिटी, नाउ वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट इनसाइड द कंट्री। और फिर आपने देखा कि मुसलमानों के पर काटने के लिए वो इस काम पर लग गए, वो NRC CAA लेकर आ गए और उनको हम स्टेटलेस कर देंगे मुसलमानों को और इंडिया से वाइप आउट कर देंगे, इस तरह के प्लान लेकर आ गए। उनके माइंड में यह था कि पहली फुर्सत में वो जो तलवार लटक रही है ना सर पर के 2015 तक मुस्लिम रूल आ सकता है, सेक्युलरिज्म के साथ मिलकर मुसलमान हुकूमत करेंगे यहाँ पर, वो खतरा हमारे ऊपर टल जाए अगर हम इनको वोटिंग राइट्स से महरूम कर दें मुसलमानों को। भले इनकी तादाद बढ़ती रही, कोई मसला नहीं है, ये हुकूमत में ना आने पाए और इंडिया के अंदर ये इररिलेवेंट कर दे इनको, तो वो मकासद हासिल नहीं हो सके ना, अभी तक नहीं कर सके ना। वाई? बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन अ वीक अजम्पशन दैट हार्डलाइनर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल स्टे इन US फॉर नेक्स्ट 3-4 years।
उनके दिमाग में ये था जब ये एनआरसी लेकर आए थे ना कि आलमी हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि ट्रंप ही रहेगा। इसका सबूत दे दिया आपको। अगर मोदी जी को ट्रंप के जीतने का इतना यकीन ना होता तो क्या वो पागल है कि अमेरिकी इलेक्शन के अंदर ट्रंप को खुल्लम खुला सपोर्ट करने के लिए कूद पड़ा? हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the White House lit up millions of faces. It means he was 100% convinced कि ट्रंप ही जीत के आएगा दोबारा। आलमी हालात के इस नैरो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ह्यूज लॉस उठाना पड़ा है, हिंदुत्व वालों को ह्यूज लॉस उठाना पड़ा है। अगर ग्लोबल ऑर्डर अभी तक वही होता ना जैसा ट्रंप के दौर में था तो शायद इस वक्त एक लंबी लाइन रिफ्यूजीज की आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नजर आ रही होती। अगर वैसे ही हालात होते जैसे ट्रंप के दौर में थे, इंडियन मुसलमानों की लंबी लाइन आपको वहां नजर आ रही होती। लेकिन वहां पे अमेरिका में ऐसा बंदा आया है जो कि इस चीज़ के खिलाफ है और हिंदुत्व के इन नज़रियात को सपोर्ट करने की बजाय वो ये प्रोग्राम रखता है, ये माइंडसेट रखता है कि इंडिया पहले हमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना में मदद करे और बाकी चीज़ें छोड़ दे, पेंडिंग में रख दे, बाकी सब छोड़ दे, पहले ये करे हमारे लिए। तो हिंदुत्व वालों की ये जो असेसमेंट है ना कि हमें मुकम्मल तौर पर वेस्ट की पूंछ में चिपक जाना चाहिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसकी टाइमिंग दरअसल गलत कर दी उन्होंने, टाइमिंग गलत कर दी हुई है। इसकी वजह से ये चीज़ अब काउंटर प्रोडक्टिव हो चुकी है इंडिया के लिए, हिंदुत्व के लिए। और यहाँ से मज़ीद अगर प्रेस किया गया ना इन्हीं ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए तो शायद इससे इंडिया का मैप मज़ीद छोटा हो जाए, क्योंकि पहले चीन को टैकल करके फिर वो ये हरकत कर सकते थे, ये तब्दीलियाँ कर सकते थे इंडिया के अंदर। चीन जैसी बड़े हरीफ को ऐसे ही छोड़ के उन्होंने जो अपनी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे हाथ डाला है ना, इसको चीन एक्सप्लॉइट करेगा आगे चल के। इंडिया के साथ अगर उसकी खुल्लम खुला लड़ाई होती है तो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा, इंडिया के अंदर की फॉल्ट लाइंस को। लिहाजा गलत टाइमिंग और गलत वक्त पे गलत पत्ते खेलने की वजह से हिंदुत्व ब्रिगेड अपना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस करवा बैठी है। दे शुड हैव न्यूट्रलाइज्ड देयर प्राइम थ्रेट फर्स्ट एंड दैट इज चाइना। इसके बिना उन्होंने ये जो हाथ डाला है अपने मुल्क के अंदर सोशल फैब्रिक को डिस्टेबलाइज करने और उसको तब्दील करने के लिए, दिस विल हर्ट देम, क्योंकि इंडिया का मुसलमान उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट या थ्रेट नंबर 1 अभी नहीं था। इंडिया का मुसलमान, चाइना उनके लिए नंबर 1 थ्रेट था। फ्यूचर में कहीं हो सकता है कि इंडिया का मुसलमान कहीं फ्यूचर में इनके साथ इनके लिए कोई मसला हो सकता हो, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। लेकिन चीनी 4 जंगें कर चुके हैं इंडिया से, बड़ा हिस्सा इंडिया का पहले ही तोड़ चुके हैं 1960s में अक्साई चीन का, और लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा उन्होंने इलाका इंडिया से तोड़ दिया है। तो ये मुस्तकबिल का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखता है इंडिया का। अगर वो इसी एंटी मुस्लिम पॉलिसी पे कारबंद रहे ना तो होगा ये कि इनकी नज़रें मुसलमानों की तरफ होंगी, पीछे से चीन उनकी पूंछ काटता हुआ जाएगा। तो ये प्लान फिर इंडिया को अंदर से ही मजीद वीक करता जा रहा है। और एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना, दे विल इंश्योर दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। वो यकीनी बनाएंगे इस चीज़ को। इंडिया के अंदर ये जो मार धाड़ और लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा ना, एक्सटर्नल फोर्सेस विल इंश्योर कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, जिसमें से कुछ जो पार्ट हैं ये चीन की तरफ जाएंगे क्योंकि चीन का उस पर क्लेम है, और कुछ जो होंगे वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, कुछ जो होंगे वो सिख सिविलाइजेशन लेकर चली जाएगी। याद रहे, सिख अलग सिविलाइजेशन है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सिख कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये अलग सिविलाइजेशन हिस्टोरिकली रही है, इनके एक अपने किंगडम रहे हैं, इनकी एक तारीख रही है अपनी। तो वो अलग से एक कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये एक दिल में ख्वाहिश है कि यार हमारी पुरानी सिविलाइजेशन को रिवाइव होना चाहिए, जो कि महाराजा रंजीत सिंह और उससे पहले हुआ करती थी। तो ये सारे हिस्से जो होने वो डिवाइड हो जाएंगे। और एज वी सेड के कुछ हिस्से चीन ले जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, कुछ हिस्से चीन ले जाएगा, कुछ कम्युनिस्ट ले जाएंगे, कुछ जो क्रिश्चियंस हैं नागालैंड वाले और मिजोरम वाले क्रिश्चियंस होंगे वो ले जाएंगे। दे ऑल विल स्टैंड अप वंस दिस अपॉर्चुनिटी अराइज इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल ऑल स्टैंड अप। देखें, मुस्लिम तहजीब के थ्रेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदुत्व के अकाबरीन ने म्यांमार वाला फार्मूला अपनाया है। यह बात आप समझें, उन्होंने म्यांमार वाला, ये जो NRC CA है ना, ये 1980s में म्यांमार में आ चुकी है, ये कोई नई चीज़ नहीं लेकर आए वो।
उन्होंने इस फार्मूला के उठाया है और उसको फैलाने की कोशिश की है। 1980s में यह फार्मूला जो है ना लागू हुआ था म्यांमार के अंदर, और मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया गया था और उनकी बड़ी तादाद को रेफ्यूजीज करके पाकिस्तान के अंदर भेजा गया है, बांग्लादेश के अंदर भेजा गया है और बाकी मुसलमान मुल्कों के अंदर। तो ये फार्मूला उन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है और हिंदुत्व वालों ने इसको इंडिया के अंदर कॉपी पेस्ट करने की अटेम्प्ट की है। लेकिन इस फार्मूलों के कॉपी पेस्ट करते वक्त वो बेसिक फैक्ट्स को इग्नोर कर गए हैं। वो ये कि म्यांमार के अंदर रोहिंग्या जो थे ना, ये आलमी सतह पर इररिलेवेंट मुसलमान थे, रीजनली भी इनकी पहुंच नहीं थी। म्यांमार की जो फौज थी और म्यांमार की जो सियासी क़यादत थी, इनके ऊपर जो था चीन का हाथ था, चीन इनके साथ था। तो उन्होंने चीन को न्यूट्रल करके रखा था और वेस्ट का अमल दखल वैसा ही नहीं था वहां पर। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी म्यांमार के मुसलमानों की कोई ज़्यादा लॉबिंग थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो दुनिया के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहां उनके इर्द गिर्द कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। बांग्लादेश भी अभी बना ना 1980s में, अगर ये सीए एनआरसी आया है और उन्होंने निकलना शुरू किया है म्यांमार से, तो बांग्लादेश को बने तो 1971 में बना है, उससे 10 साल पहले कोई बांग्लादेश बना है। और था भी मुआशी तौर पर भी कमज़ोर था, मिलिटरली भी कमज़ोर था, इनकी हेल्प कर नहीं सकता था। बांग्लादेश के अलावा इस पूरे रीजन में कोई मुसलमान मुल्क नहीं है, तो ये उनकी लिमिटेशंस थी। लेकिन इंडिया के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। वहाँ म्यांमार में एनआरसी के लिए हालात साजगार थे, उन्होंने अपने सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करके फिर किया है ये सब कुछ उन्होंने। लेकिन इंडिया के अंदर ये समझा गया कि चीन हमारे साथ है, वाई? ट्रेड की वजह से। हम उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड देते हैं और ये गड़बड़ नहीं करेगा। अगेन दिस वॉज अ रॉन्ग अजम्पशन। और फिर पाकिस्तान के लिए ये सोचा गया कि दूसरा ये पड़ोसी है, अगर ये हमारे साथ गड़बड़ करेगा मिलिटरली टैकल कर लेंगे इसको। ये एक छोटे दिमाग की अजम्पशंस रखी गई कि अगर उन्होंने रेजिस्ट किया, बाकी वेस्ट को अपने साथ में मिलाना है और वेस्ट का नुमाइंदा है अमेरिका, इसको साथ मिलाओ। और उन्होंने वही किया। ट्रंप के टाइम पर लेकर आए ना ये एनआरसीसीए, ट्रंप के टाइम में पहले तो नहीं लेकर आए थे, ये उनके टाइम में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। नाउ दिस वाज अ नैरो अंडरस्टैंडिंग। और चीन और पाकिस्तान की मिलिटरली इंट्राऑपरेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया गया, जाहिलों की तरह उसको देखा ही नहीं गया। उन्होंने चीन को अलग देखा है, पाकिस्तान को अलग देखा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके बीच पहले से ही बहुत ज़्यादा मिलिटरली इंट्राऑपरेबिलिटी मौजूद है। नतीजा ये हुआ है कि लाखों की तादाद में चीनी फौजी इंडिया के बॉर्डर पर खड़ी हुई है एज अ रिजल्ट। और हिंदुत्व की जो फोर्सेस हैं उनके लिए अब फैसला करना आसान नहीं रहा कि अब क्या करें, शुड वी गो अहेड और शुड वी नॉट गो अहेड। वही जो स्वामी साहब एग्जांपल देते रहते हैं कि महाभारत में जो अर्जुना था वो तीर लेके खड़ा हुआ है कि शुड आई हिट हिम, शुड आई नॉट किल हिम। तो वही यहाँ पर हाल हो गया है इंडिया के हिंदुत्व ब्रिगेड का कि कंफ्यूज्ड हैं कि हम तीर चलाएं नहीं चलाएं, चलाएं नहीं चलाएं। और अगर चलाते हैं तो क्या पता ये जो अंदर फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई हैं, चीन इसको एक्सप्लॉइट करें और डिसऑर्डर क्रिएट करें। पाकिस्तान अलग से नज़रें गाड़ के बैठा हुआ है कि इधर से ये गलती करें और हम जो है ना दौड़ पड़े मैदान के अंदर। ईरान को भी कंसीडर करें। ईरान भी दूर से बैठा हुआ देख रहा है चीज़ों को, क्योंकि बड़ी तादाद में शिया मुसलमान भी तो हैं इंडिया के अंदर। अगर उनके मफादात पर ज़रब लगती है तो आपको क्या लगता है कि ईरान छोड़ देगा? वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सारी की सारी फोर्सेस वो हैं जो कि इस इंतज़ार में बैठी हैं कि अगर ये चीज़ वहाँ पर होती है तो वी विल स्ट्राइक हार्ड। और आरएसएस और बीजेपी के अकाबरीन ने ये बुनियादी चीज़ें समझने में चूक की है और शायद इंडिया उस जानिब बढ़ रहा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हिंदू के बादशाहों ने अरेस्ट होना है। अच्छा, कई मुसलमान स्कॉलर्स गौर करते रहते थे कि यहाँ पर इस हदीस मुबारक में बादशाहों का लफ्ज़ क्यों है। बादशाहों से मुराद तो मल्टीपल किंग्स होते हैं ना, बहुत सारे बादशाह। अगर ये है तो इंडिया का तो एक रूलर होता है आजकल, किंग होता है, या जैसे आप पीएम समझ लें उसको, अगर आप रूलर ये प्राइम मिनिस्टर को किंग कहते हैं तो वो समझ लें। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रूलर्स का इशारा क्यों है? तो गालिबन इशारा इसी तरफ है कि इंडिया के अंदर कई स्टेट्स बननी है फ्यूचर में। इस्लामिक और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान होने वाले फैसला कुन मार्कों के वक्त कई स्टेट्स में इंडिया डिवाइड होना है, जिसमें से कुछ इंडियन स्टेट्स मुस्लिम सिविलाइजेशन की तरफ होंगी और चाइनीज सिविलाइजेशन के अलाइज होंगे, और जबकि कुछ ऐसी होंगी जो कि वेस्ट की और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी अलाइज होंगी। और फिर डिफीट होने के बाद ये अरेस्ट हो सकते हैं, इनको जंजीरें पहनाई जा सकती हैं, जैसा कि हादीस में कहा गया है। आरएसएस एंड बीजेपी आर टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अब वेस्टर्न अलाइज को क्यों डिफीट हो सकती है? क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ना, इसके अंदर वेस्ट का आपको कोई मुल्क नजर नहीं आता। यहाँ पर मुस्लिम सिविलाइजेशन मिलती है, आपको सारे मुसलमान मुल्क मिलते हैं इंडिया के एक तरफ, दूसरी तरफ भी बांग्लादेश है। और जो दूसरी तरफ आसियान वाला रीजन है और इंडिया के ऊपर का नक्शा अगर आप देखते हैं, वहाँ पर चाइनीज ही चाइनीज है। तो इंडिया घेरा
घिरा हुआ है, वेस्ट है ही नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ इंडिया मिल भी जाता है तो वो जो सारी स्टेट्स होंगी वो हार जाएंगी, लॉजिस्टिक्स का मसला होगा उनके साथ, कई तरह के मसले होंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे सारे के सारी चीज़ों को। तो बीजेपी और आरएसएस ने असल में मामलात वक्त से पहले उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, ये उनके दिल में तो 1920 में आरएसएस बनी है ना, ये तो उनके दिल में वैसे ही 100 सालों से ऊपर हो गया, ये दिल में रख के बैठे हुए चीज़ें, लेकिन गलत टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिया है। 2/3 मेजोरिटी मिली नहीं गई, चढ़ दौड़े मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर, लेकिन उन्होंने गलत टाइम पे ये सब कुछ किया है। और एज वी सेड कि बीजेपी एंड आरएसएस हैव टेकन इंडिया टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ पर ये सब कुछ होना है। इन्होंने मौजूदा इंडिया की जो हुकूमत इनको आराम से मिल गई है समहाउ, इसकी फॉल्ट लाइन्स और वीक पॉइंट्स को ख़त्म किए बिना ही जंग में ये कूद पड़े हैं और साइड्स लेने लगे हैं कि वेस्ट की तरफ जाएंगे। न्यूट्रलिटी वाली जो इंडिया की एक तारीखी हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है, जो कि इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने, जो कि ये सारी चीज़ें जानते थे, वो कोई पागल नहीं थे, वो सब चीज़ें जानते थे, उन्होंने इसी वजह से इंडिया की जो एक फॉरेन पॉलिसी रही है वो न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर रखी हुई है। महात्मा गांधी से बल्कि एक बार पूछा गया कि इंडिया की फ़ौज कैसे होगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये कोशिश करूंगा कि दुनिया की छोटे में छोटी फौज में इंडिया के अंदर रखूं। महात्मा गांधी के लफ्ज़ हैं, उनका ये विजन था, क्योंकि वो ये जानते थे। जबकि आरएसएस और बीजेपी वालों ने ये जो न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर दिया है ना, तो इससे बहुत सारी फॉल्ट लाइंस पैदा हो गई हैं और दीज फॉल्ट लाइंस विल हर्ट इंडिया इन फ्यूचर।